Assalamualaikum to everyone. ओके अपने हैंडआउट जो है वो ओपन कर लें। लास्ट टाइम जो है हमने इसके 45 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नाउ ऑनवर्ड 45 से ऑनवर्ड देखें। क्वेश्चन नंबर है 46। Is it possible to have a binomial probability distribution with mean 5 and standard deviation 3? ये हमने क्लास में भी किया था और मैंने आपको बताया था कि किसी भी बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपका वेरिएंस होता है वो मस्ट बी लेस देन मीन होना चाहिए इन बायनोमियल। ये कंडीशन होती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बायनोमियल की कंडीशन वहां पे अप्लाई नहीं होती। मतलब वेरिएंस की वैल्यू जो है वो मीन से लेस होनी चाहिए। अगर वेरिएंस मीन से ग्रेटर है तो फिर जो गिवन कंडीशन है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। अच्छा, अब हमारे पास गिवन क्या है? मीन 5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3। आप यहां से वेरिएंस निकाल लें, 3 का स्क्वायर कर दें, ये 9 हो जाएगा। तो वेरिएंस है वो मीन से ग्रेटर हो गया। मीन जो होगा वो वेरिएंस से लेस हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल इन बाइनरी। अच्छा, उसकी रीजन भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा भी देख लें। देखिए मीन क्या होता है हमारे पास? मीन होता है हमारे पास एनपी बाइनोमियल के अंदर, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारे पास? एन पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जब हम इसका बोथ ऑफ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये एन पी क्यू बन जाएगा वेरिएंस। ये वेरिएंस बन जाएगा। अच्छा, अब आप एन पी की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दें। ये एन पी 5 इसकी जगह आ जाएगा। 5 क्यू इज इक्वल टू 9। और अब जब क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए आएगा 1.8। क्यू की वैल्यू आएगी 1.8। अब क्यू क्या होता है? क्यू फेलियर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है और हमें ये पता है प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से अबव नहीं होता। प्रोबेबिलिटी का आंसर मैक्सिमम 1 होता है, 1 से अबव नहीं होता। 1 से अबव अगर आ रहा है तो गिवन कंडीशन सही नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपका जो वेरिएंस है वो मीन से लेस होना चाहिए, वरना ऐसी प्रोबेबिलिटीज आएंगी 1 से अबव। तो 1 से अबव तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती ना। हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होता है? 100%। 100% का मतलब है 1। तो 1 से ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं होता ना। तो ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, ये 1.8 आ रहा है। ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। मतलब वेरिएंस मीन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसमें हमारे पास वेरिएंस मीन से ग्रेटर आ रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसने पूछा है कि इज इट पॉसिबल, इसका ऑप्शन लिखेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन बी। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 46। 47 देखिए। The past experience of birth in a maternity hospital over a long period of time shows that babies born are boys and girls in equal numbers. If in a particular week 8 women are admitted in the hospital, what is the probability that there will be an equal number of boys and girls?
जी 47 के अंदर आपको बताया गया है कि एक हॉस्पिटल के अंदर जब बॉयज और गर्ल्स की बर्थ होती है, छोटे बच्चों की, वो उनकी तादाद इक्वल नंबर है। मतलब ये नहीं कह सकते कि बॉयज ज्यादा पैदा हो रहे हैं या गर्ल्स ज्यादा पैदा हो रही हैं। दोनों की तादाद उस हॉस्पिटल में, पास्ट एक्सपीरियंस ये बता रहा है, दोनों इक्वल नंबर के साथ उनकी बर्थ हो रही है। अब एक पर्टिकुलर वीक के अंदर हमने एक डेटा एक्सेस किया है। पर्टिकुलर वीक के अंदर 8 वुमेन एडमिट होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, और आपने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है कि बॉयज और गर्ल्स की जो बर्थ होने की प्रोबेबिलिटी है वो कंप्यूट करनी। जी हम सपोज कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, नो डाउट ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये बाइनोमियल का क्यों है? पहली बात, इसमें दो कंडीशन है, बॉयज एंड गर्ल्स। मैंने बताया था ना, बाइनोमियल वहां पे अप्लाई होता है जहां पे दो आउटकम्स हो, हेड टेल, डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, बॉयज गर्ल, यस नो, ट्रू फॉल्स। इन तमाम कंडीशंस के अंदर हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, जहां पे आपके पास आउटकम दो किस्म के। ठीक है, तो नो डाउट इस क्वेश्चन में हमारे पास आउटकम दो किस्म के, एक आउटकम बॉयज है, एक आउटकम गर्ल्स। अच्छा, अब दो आउटकम में से हम एक आउटकम को सक्सेसिव इवेंट कह देते हैं, दूसरे इवेंट को फेलियर कह देते हैं। सक्सेसिव वो होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, फेलियर वो होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दो इवेंट दिए हुए, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको बता रही है कि दोनों में से कोई भी इवेंट आपका सक्सेसिव हो सकता है। तो आप भी कोई एक इवेंट अज्यूम कर लें अपनी तरफ से कि बॉयज को हम सक्सेसिव इवेंट कहते हैं, तो गर्ल्स फेलियर बन जाएगा। और अगर आप गर्ल्स को सक्सेसिव इवेंट कहते हैं तो बॉयज फेलियर हो जाएगा। तो एक इवेंट आपका सक्सेसिव होगा, एक फेलियर होगा, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी जो है उसने ये कहा ना कि दोनों की इक्वल बर्थ है, दोनों के नंबर्स की तादाद इक्वल, जो उनकी बर्थ की तादाद है वो इक्वल नंबर की है। तो इसका मतलब है आप किसी को भी आप सक्सेसिव इवेंट दे सकते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं बॉयज को सक्सेसिव, तो लिख भी दें बेशक, लेट पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव इवेंट दैट द बर्थ ऑफ बॉय। तो बॉय और गर्ल्स, मतलब अगर अगर एक हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा होता है, तो या तो वो बॉय होगा या वो गर्ल होगा। हम कॉइन को टॉस करते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। इसी तरह बॉय और गर्ल में बॉय पैदा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। वही दो ही इवेंट है ना, बॉय गर्ल्स, उसमें बॉय की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। और क्यू क्या होगा? 1 - 1/2 होगी, 1/2 होगी। तो पी है आपके पास बॉय की प्रोबेबिलिटी, और क्यू है आपके पास गर्ल। ओके, ये हमने अज्यूम कर लिया। अच्छा, कितनी वुमेन हॉस्पिटल में एडमिट होती है? हमारे पास एन क्या है? 8। तो हमारे पास दो पैरामीटर हो गए ना, एन 8 और पी हो गया 1/2 और क्यू हो गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी कंप्यूट करनी है? पहले फार्मूला लिख लें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये फार्मूला हो गया। अब हमने किसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है? उससे तो लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब 8 वुमेन जो एडमिट हुई हैं, उसमें कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स की तादाद जो है वो इक्वल वे में है। इसका मतलब है इसमें 4 बॉयज होंगे, 4 गर्ल्स होंगी, अगर इक्वल है। अगर बॉयज और गर्ल्स की तादाद इक्वल है,
तो 8 वुमेन में 4 बॉयज होंगे, 4 गर्ल्स होंगी। तो हमने बॉयज को सक्सेसिव इवेंट कहा हुआ है, तो अब हम यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो बॉयज के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गर्ल्स के साथ भी कर सकते हैं, कि इस एक्स की वैल्यू जो होगी अब हमारे पास होगी 4। वैसे तो हम इसको बॉयज के साथ शो कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्या है, बॉयज और गर्ल्स की तादाद इक्वल है, तो ये गर्ल्स भी हो सकते हैं, ये बॉयज भी हो सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू 8c4 1/2 raised to the power 4 1/2 raised to the power 8। बस इसको आप काउंट करने, 8c4 का आंसर निकालने, 8c4, ये आंसर आ गया 70 इंटू ये 1/2 की पावर, ये 4 + 4 ये 8, ये 70 अपॉन 256। तो इसका आपके पास आंसर आ गया 0.2734। ऑप्शन चेक कर लें, 0.2734 ऑप्शन बी आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 48। 48 पे क्या कहते हैं, सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी 0.6 that a car stolen in a given city will be recovered. What is the probability that 3 out of 10 cars stolen in the city will be recovered? Okay, कार चोरी होती है एक शहर में, चोरी होने के बाद वो वापस मिल जाती है, इसकी उसने प्रोबेबिलिटी बता दी है 0.6। ठीक है, एक कार शहर के अंदर से चोरी होती है और चोरी होके वापस मिल जाती है, इसके चांसेस हैं 60%। तो 40% किसके चांसेस हो गए, गाड़ी ना मिलने के, मतलब अगर गाड़ी रिकवर नहीं हो रही तो 40% उसके चांसेस है। तो दो इवेंट हो गए ना, रिकवर्ड नॉट रिकवर्ड, तो बाइनोमियल का क्वेश्चन में ये भी। तो इसमें हमने प्रोबेबिलिटी किसकी कंप्यूट करनी है, रिकवर होने की। तो रिकवर्ड की प्रोबेबिलिटी हमारी सक्सेसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो P हमारा हो गया 0.6, Q कितना होगा 0.2। अच्छा, N कितना है, टोटल गाड़ियां हैं 10 जो चोरी होती है, और हमने उसमें से 3 रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अब आप इसको खुद कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करके इसको खुद कंप्यूट कर, 10c3 0.6 की पावर 3 0.4 की पावर 7, ये आप खुद कंप्यूट करके इसका ऑप्शन खुद देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। 49, in a normal distribution what is the value of median if mean is 40 and standard deviation is 5? वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। मीन उसने आपको दिया हुआ है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन उसने आपको दिया हुआ है 5 इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन,
मीडियन की वैल्यू पूछ रहे हो आप, कैसे कंप्यूट करेंगे? एनी आइडिया, एनी स्टूडेंट्स, मीडियन को कैसे कंप्यूट करेंगे हम यहाँ पर? जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसके रिस्पेक्ट से मीडियन कैसे कंप्यूट करेंगे? कोई आइडिया है आपके पास? सर वो मीन और मीडियन इक्वली होंगे ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन मीडियन मॉड इक्वल होते हैं। जो मीन की वैल्यू होगी वही मीडियन की वैल्यू होगी। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा? देखो ये पेपर में आया हुआ है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो सिमेट्रिकल क्या होता है? जिसके अंदर आपके पास मीन मीडियन मॉड इक्वल होता है। मीन अगर 40 है तो मीडियन भी 40 होगा। अगर वो यहाँ पे मॉड पूछ लेता वो भी 40 होगा। देखो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x हैज 30 and 5, then what is the mean and standard deviation of standardized normal variable z? जी ये भी मैंने आपको बताया था। given that mean is equals to है आपके पास 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास 5, ये दोनों हैं ऑफ रैंडम वेरिएबल x। और मैंने आपको बताया था स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल z, लिख दे तो मैं आपको पता नहीं चलेगा। स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल z, इसका मीन हमेशा 0 होता है किसी भी डेटा के अंदर, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। ये मैंने आपको बताया। रैंडम वेरिएबल x का मीन जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो सकता है x का। जब हम z की बात करते हैं तो उसका ये फिक्स है, मीन हमेशा 0 पे होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, मतलब जो डाटा के पॉइंट्स के दरमियान गैप होता है ना वो 1 का होता है। ये फिक्स है हर किस्म के डाटा के अंदर। जो उसका जो टेबल बना हुआ है ना वो इस बेस पे, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। ये चेंज हो सकती है वैल्यूज, डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट वैल्यूज, ये हर क्वेश्चन में सेम होगा। तो 1 एंड 0, सॉरी 0 एंड 1, उसने पूछा ना कि मीन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, तो मीन की वैल्यू पहले, स्टैंडर्डाइजेशन बाद में। तो 0 एंड 1 को टिक करना है, 1 एंड 0 को टिक नहीं करना। ठीक है, सीक्वेंस को उसने कहा है पहले मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सीक्वेंस वाइज आपने देखना है 0 एंड 1 इसको टिक करना है, 1 एंड 0 को टिक नहीं करना, क्योंकि सीक्वेंस में पहले वो मीन पूछ रहा है। तो ये मीन नहीं है, ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, मीन 0 है, स्टैंडर्डाइजेशन 1 है। गौर से क्वेश्चन को देखकर सीक्वेंस में उसका आंसर लिखना है। तो 0 एंड 1 ये ऑप्शन सी है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 50। 51 देखें जी। इफ z is normally distributed with 0 mean and 1 is standard deviation। ये देखिए जो नोटेशन लिखी है ना z इस तरह से n 0 1, इसका मतलब ये होता है z is normally distributed with mean 0 and standard deviation 1। ये जो नोटेशन लिखी है ना इसका मतलब ये,
n का मतलब है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, z आपका वेरिएबल है, z इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके इक्वल है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो पहली वैल्यू है ये मीन की है और जो दूसरी वैल्यू है ये स्टैंडर्ड डेविएशन की है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ p, आपने इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी, z इज ग्रेटर देन 1.8, 1 पॉइंट, इसके आगे आप 0 खुद लिखते हैं। बस अब आपने क्या करना है, टेबल में जाना है, ये अब आप खुद देख लेंगे, टेबल में जाएंगे आप और जहां पर आपको 1.8 नजर आएगा प्लस का, ठीक है, उसके सामने और 0.00 इसके नीचे ये जो भी एरिया दिया हुआ है इसको उठाएंगे, क्योंकि ग्रेटर देन है इसको 1 में से माइनस कर देंगे और इसका आंसर लिख देंगे 1 माइनस ये, ठीक है। ये खुद आप टेबल से अब आप देखकर इसको ऑप्शन में चेक कर, तो ये हो गया 51। 52 पे आते हैं। 52 में उसने अब आपको यही क्वेश्चन जो है x के साथ डिफाइन किया। नाउ x इज रैंडम वेरिएबल which is normally distributed with मीन 20, पहली वैल्यू मीन की होगी और दूसरी वैल्यू स्टैंडर्डाइजेशन की, ये फिक्स है, ठीक है, ये आपका मीन है और ये आपका है स्टैंडर्डाइजेशन, पहली वैल्यू मीन और दूसरी वैल्यू स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन, इसकी वैल्यू पूछी। तो अब देखो यहाँ पे तो उसने z दिया हुआ था, हमने डायरेक्ट टेबल से वैल्यू उठा ली, यहाँ पे z नहीं दिया हुआ, तो पहले हम क्या काम करते हैं, अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल x की बनो तो पहले हम x को z में शिफ्ट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करके, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करके पहले हम x को z में शिफ्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे म्यू कितने हैं, म्यू को हम मीन कहते हैं, सिग्मा को हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, तो ये म्यू है, ये सिग्मा है, इनको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर x को पहले 15 रखेंगे, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी, फिर x को 18 रखेंगे, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ दो हिस्सों में, ठीक है, ये हो गया z1, ये हो गया z2। z1 कैसे निकालेंगे, जब आप x को 15 रखेंगे, म्यू को 20 और सिग्मा को, तो z1 आपके पास आ गया -1, -1 को लिख सकते हैं -1.0। सिमिलरली z2 क्या होगा, 18 -20 अपॉन 5, ये आपके पास हो गया -2 अपॉन 5, ये हो गया आपके पास -0.4। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास, और अब जो है इसको सॉल्व कर लें, अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो ये अब आप खुद टेबल से देखकर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 15 लेस देन 18, अब आपने इसको इक्विवेलेंट कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन -1.00 लेस देन -0.2, ठीक है। अब आपने इसको ये लिख दिया, अब आप इसका निकालें एरिया, इसका भी एरिया निकालें, इसका भी एरिया निकालें, दो एरियाज आपके पास आ जाएंगे,
दोनों एरियाज को आपस में सेपरेट कर दें, बड़े एरिया को पहले रख दें, छोटे एरिया को बाद में रखें। इस पे छोटी वैल्यू आएगी, इस पे बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको पहले देख लें, इसको बाद में देख लें, दोनों के एरियाज को माइनस कर दें, आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको ऑप्शन दे। टेबल आपको एग्जाम में देगा, एग्जामिनर जो है टेबल आपको देता है। अच्छा, अगर नहीं भी देता ना तो वो आपको उसी क्वेश्चन के आखिर में z की वैल्यू बता देता है कि z एट -4.0, वो आपको यहाँ पे उसका एरिया दे। अगर वो टेबल ही देना ना तो इसका एरिया वो आपको बता देगा कि इसका एरिया ये है और इसका एरिया ये है। वो बिल्कुल क्वेश्चन के एंड पे ना ये दोनों एरियाज बता देगा आपको। आप उन दोनों वैल्यूज को पिक करें और माइनस करें। और अगर एरियाज वो नहीं दे रहा तो फिर आपको टेबल रिक्वायर्ड होगी। और अगर एग्जामिनर ने आपको टेबल भी नहीं दी, आप खड़े होकर उसे कह सकते हैं कि मुझे टेबल प्रोवाइड करें क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, आपका ये राइट है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनर से टेबल की डिमांड कर सकते हैं अगर क्वेश्चन के आखिर में इनकी वैल्यूज गिवन नहीं है। नॉर्मली यही होता है, अगर टेबल आपको वो नहीं देते तो हर क्वेश्चन के एंड पे z की वैल्यू जिन जिन पॉइंट्स पे रिक्वायर्ड होती है ना वो दिया होता है। तो अगर गिवन है तो फिर आप उसको यूज कर लें, फिर आपको टेबल की जरूरत नहीं है। और अगर वैल्यूज भी गिवन नहीं है, टेबल भी नहीं दिया हुआ, तो फिर आप खड़े होकर वहां पे डिमांड कर सकते हैं कि मुझे टेबल प्रोवाइड करें। तो वो जहां से मर्जी आएंगे टेबल प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है, ओके जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 52। ओके, हमारे पास 10 मिनट है, ब्रेक ब्रेक हम भी लेंगे। 10 मिनट हमारे पास, मेरे पास मैसेज आ गया डिस्कनेक्शन का, तो ब्रेक नहीं लेंगे हम। ठीक है, हम वापस आ जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइट की जो डिस्कनेक्टिव है वो तकरीबन 10:30 बजे आजकल जा रही है। तो इन सर हम 2 घंटे में काफी क्वेश्चन कर लेंगे, मे भी खत्म भी कर दें। और अगर लाइट नहीं जाती, सपोज जैसे जुम्मा है, कोई पता नहीं है कि वालों का, तो अगर लाइट नहीं जाती तो कंटिन्यू रखेंगे क्लास को। और अगर लाइट चली जाती है फिर हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। फिर हमारी क्लास, फिर क्योंकि लाइट आएगी 12 सवा 12 बजे, फिर उसके बाद जुम्मे का टाइम हो जाएगा, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं आपको बता दूंगा अगर हम जुम्मे के बाद कोई 1 आध घंटा और क्लास ले लें, वो फिर हम देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, अगर अगर हमारे 2 घंटे में काम कंप्लीट नहीं होता, देख लेते हैं। ओके, अभी हम ब्रेक नहीं लेंगे, डिस्कनेक्शन के बाद फौरन वापस आ जाएंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 53। इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 40 है, वेरिएंस 16 है, कंप्यूट द पॉइंट दैट हैज 97% बिलो इट। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में सॉल्व नहीं कराया और यही कहा था कि ये मैं आपको एमसीक्यूज में सॉल्व करके दूंगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ क्या है, मीन 40 है, मैं मीन को अब डायरेक्ट म्यू लिख रहा हूँ, और वेरिएंस 16 है। वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा का स्क्वायर, तो यहां से आप सिग्मा निकाल। कंप्यूट द पॉइंट दैट हैज 97% एरिया बिलो। मैं पहले इसका ग्राफ बना देता हूँ। अच्छा, ये तो आपको पता है ना कि लेफ्ट से राइट साइड की तरफ हम जाते हैं। जब हम वैल्यूज को बढ़ाते हैं 1 बाय 1 करके, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आते। ये चीज तो आपको पता है। जैसे नंबर लाइन होती है, ये आपकी नंबर लाइन है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये जीरो है। तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। यहाँ से यहाँ आते हुए डिक्रीज होते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हुए इंक्रीज होते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं
तो इस पॉइंट पे जो एरिया होगा वो 0 होगा। 0 कैसे होगा? इस पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है, जो कुछ भी है इस पॉइंट के आगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब हम एरिया की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे एरिया 0 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेबल आपको किसी भी पॉइंट के लेस देन का एरिया देता है, मोर देन का एरिया नहीं देता। मोर देन का निकालने के लिए फिर हम अपने आंसर को 1 में से माइनस करते हैं। तो टेबल हमें बता है लेस देन का एरिया। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे पास इस टाइम एरिया 0 है, क्योंकि बैक साइड है, तो बैक साइड तो कोई भी फिगर नहीं है। इस पॉइंट पे एरिया 0 है, इस पॉइंट पे एरिया 1 के इक्वल है। कैसे? अब इस पॉइंट से बैक, इस पॉइंट के बैक आपका पूरा फिगर है। तो इस पॉइंट पे जब आप एरिया कंप्यूट करेंगे बगैर टेबल देखे, आप कह सकते हैं इस पॉइंट पे जो एरिया होगा वो 1 के इक्वल है, पूरा फिगर। इस पॉइंट पे एरिया 0 है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। तो इसके पीछे पूरा फिगर है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। इस पॉइंट पे एरिया 0 है, इस पॉइंट पे एरिया 1 है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे हमारा एरिया 0 से 1 की तरफ जा रहा है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता एरिया बढ़ रहा है। उसने क्या पूछा है? 97% एरिया बिलो, बिलो कहते हैं कम वाले को, अबव कहते हैं आगे वाले को। बिलो मतलब पीछे वाला, अबव आगे वाला। तो बिलो का मतलब ये हो गया 97%। अब देखिए 97% यहाँ तो नहीं होगा ना, या 97% यहाँ पे नहीं। देखो सेंटर में आ गया 50, बिल्कुल सेंटर 50% हो गया ना, तो 97% यहाँ कहीं जाके हो, और उससे बिलो, ये बिलो साइड। ये एरिया आपको बताया हुआ है, दैट इज योर 97%। इस पॉइंट से पीछे का जो एरिया है, बिलो कहते हैं ना इसको, बिलो साइड का जो एरिया है वो 97%। ये गिवन है क्वेश्चन। उसने कहा है कि ये वाला पॉइंट बताओ क्या हो। मतलब किस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो एरिया है वो 97% बिलो साइड, जिस पॉइंट के बिलो साइड 97% एरिया लाई कर रहा है, उस पॉइंट की वैल्यू बताएं क्या हो। अब नो डाउट जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम पहले एक्स को जेड में शिफ्ट करते हैं, एक्स को जेड में शिफ्ट करते हैं, फिर टेबल के थ्रू उसका एरिया, और फिर हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है ये इस एरिया, हमारे ये स्टेप्स। ठीक है, अब हम रिवर्स आएंगे। रिवर्स क्यों आएंगे? ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है हमारे पास, परसेंटेज प्रोबेबिलिटीज होती है ना, परसेंटेज को प्रोबेबिलिटीज कहते हैं ना। 97% की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ये इस पॉइंट से बैक साइड की सारी प्रोबेबिलिटी है, ये 97%। इसको हम लिख सकते हैं 0.97000। ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब हमने रिवर्स जाना है, प्रोबेबिलिटी गिवन है हमारे पास, मतलब एरिया गिवन है। अब हमने उसको जेड पे शिफ्ट, फिर जेड से उसको एक्स मिलेगी। रिवर्स, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक्स गिवन होता है, उसको हम जेड में शिफ्ट करते हैं और फिर उसका एरिया निकालते हैं, वही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। अब प्रोबेबिलिटी गिवन है, यही प्रोबेबिलिटी एरिया होगा। एरिया के ऊपर जेड की वैल्यू निकालें। अब आप अपने टेबल में जाएं, जेड टेबल में,
ये एरिया तलाश करें कहां पे पड़ा हुआ है। ये पूरा एरिया एग्जैक्ट भी हो सकता है और इसका नियरेस्ट भी हो सकता है। इस पूरे एरिया को टेबल में तलाश करें इस एरिया की जगह पे, और तलाश करके बताएं कि इसका लेफ्ट साइड पे z का पॉइंट और इसका टॉप साइड पे क्या आ रहा है। वो पॉइंट मुझे कैलकुलेट करके बताएं वो क्या आ रहा है। z 0.97000। इस फिगर को आप टेबल में तलाश करें। वन 1.89।